हमारा 5 इयर्स प्लान का टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हमने लास्ट अपने लेक्चर में हमने किया था एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन ऑफ 5 इयर्स प्लान। 5 इयर्स प्लान के हमारे वो फिनिश हो गए थे। एंड टुडे वी विल गोइंग टू डू सम शॉर्ट क्वेश्चंस। एक तो हम करेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और दूसरा उसी के साथ साथ हम करेंगे रीजन बेस्ड क्वेश्चन या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कह लो, दोनों। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वही आपके अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं। तो पहले हम शॉर्ट करने से पहले हम वैल्यू बेस्ड ही कर लेते हैं। वैल्यू बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं और अधिकतर पेपर में आते भी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। आप पहले सेकंड पेज पे आ जाइए। है तो ये वैसे ट्रू फॉल्स, बेसिक से सिंपल से ट्रू फॉल्स, लेकिन ये उतने सिंपल है नहीं क्योंकि इसमें हमारे रीजन बेस्ड कह लो या आप इन्हें WVPQ कह लो। VBQ मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, मीन्स सेम। तो ये हमारे क्वेश्चन से पहले हम अपने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन डिस्पाइट द फैक्ट दैट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव risen ड्यूरिंग द 5 इयर्स प्लान। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसने इस फैक्ट को भी हटा दिया या इस फैक्ट को भी रिमूव कर दिया कि 5 इयर्स प्लान ने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। मतलब हमारी आज की कंट्री में इस वक्त इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि इस बात से भी नजर हट गई या इस बात से भी कह सकते हैं हम, हमारी फैक्ट को कोई नहीं मानता कि भले जितनी भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो हमारी दुनिया में, लेकिन जो 5 इयर्स प्लान है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में इम्प्रूवमेंट किया है और 5 ईयर प्लान की वजह से जो हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो ग्रो हुआ है और जितनी पहली अनएम्प्लॉयमेंट थी वो रिमूव हुई है। अगर आपके पहले सामने ये क्वेश्चन, सपोज करो ये फाइनल बोर्ड का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये आ गया, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले आप ये ट्रू या फॉल्स इसमें क्या लिख भरोगे अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा। मैं ये बताऊंगी सबसे पहले आप, क्योंकि ट्रू फॉल्स है तो आपको पहला स्टार्टिंग तो ट्रू या फॉल्स से ही करना पड़ेगा, एक तो लाइनें भरेगी। तो सबसे पहले आप लिख देना ट्रू या कॉमा यस, दिस इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज। उसके बाद आप लिख, दिस इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट दैट अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन डिस्पाइट द फैक्ट दैट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव राइजन ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान्स। बिकॉज हमने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा कि सब लोग इस बात को तो पकड़ के कह देते हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, बट कोई भी लोग इस बात को नहीं समझता कि अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है। जैसे न्यूजीलैंड है, जैसे या और भी श्रीलंका वगैरह है, वो ऐसी कंट्री है, एक बार टीवी में भी दिखा रहे थे। हमारी यूपी में जो यूपी है तो उसमें ऐसा कंडीशन आई है कि ना, जिनकी आपको पता होगा शायद, जो योगी जी हैं तो उन्होंने एक अपने स्कीम निकाली थी कि जिन भी फैमिली में 2 से ज्यादा चिल्ड्रन होंगे तो उस फैमिली को सारे गवर्नमेंट प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट प्रिविलेजेस में आगे मतलब जैसे जो कैपेबल फैमिली है उनकी तो खैर कोई दिक्कत है नहीं, जो बीपीएल वाली फैमिली होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीपीएल? राइट, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पीपल है। तो जैसे अनाज की या कह सकते हैं हम हमारे और भी सर्विसेज या फ्री एजुकेशन, जो भी सर्विसेज बीपीएल वाली लाइन को प्रोवाइड होती है कि महीने का 10 किलो राशन या जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो सारी सर्विसेज नहीं मिलेगी जिनके 2 से ज्यादा चिल्ड्रन है। वो इसलिए ये पॉलिसी लगाई गई है क्योंकि हमारी जो यूपी है उसकी पॉपुलेशन आई थिंक 28 करोड़ है, एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर बट अप्रॉक्स 28 करोड़ है। तो कितनी कंट्रियां ऐसे, एक बार आज तक भी दिखा रहे थे, इतनी सारी ऐसी कंट्रियां हैं जिसकी ओवरऑल पॉपुलेशन यूपी से कम है और यूपी इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ होल इंडिया
एंड दे आर द फुल कंट्रीज, वो पूरी कंट्रीज है। और यूपी वन ऑफ द स्टेट है। तो हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, जो एशियन कंट्रीज है ना उनकी सारी पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन दो कंट्रियों में बसती है, फर्स्ट इज चाइना एंड सेकंड इज इंडिया। तो जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कम होगी उतनी ही, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कम होगी। हाँ, अगर हम लोग पहले से कंपेयर करें तो प्रीवियस समय से लेकर अब तक 5 इयर्स प्लान्स के अपलिफ्टिंग की वजह से इम्प्रूवमेंट तो जरूर हुआ। दिस इज द ट्रू फैक्ट दैट इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ। देयर इज अ बिग राइजन, ये बिग इम्प्रूवमेंट, बट वो इम्प्रूवमेंट हमारा इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो हमारे ग्रोथ परस्पेक्टिव से रिलेटेड या जितना हमारी और एम्प्लॉयमेंट डिक्रीमेंट हो रही है उससे रिलेटेड इनफ हो। हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है बट खत्म नहीं हुआ या फुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं आया। वेरी नाइस पॉइंट। एक बार हम ये देख लेते हैं। ट्रू, unemployment has risen despite a rise in the opportunities of employment during the 5 years plan. This is because the rate at which workforce has risen has been more than the rate at which additional workforce has been absorbed. The rise in workforce is primarily related to a subsequent rise in population of the country, पर्टिकुलरली आफ्टर 1951। वही बात है जो हमने किया कि पॉपुलेशन ज्यादा है, भले ही पॉपुलेशन ज्यादा है तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में फुलर एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करने बात नहीं है। देखो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारी जो अधिकतर फील्ड की आज के जमाने में एम्प्लॉयमेंट है वो हमारी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। अगर कोई बीपीएल वाली फैमिली के सपोज करो 4 या 5 चिल्ड्रन होंगे तो what kind of education they will provide to their children and what kind of work they will do। फिर सारे क्या बचते, सारे एग्रीकल्चर में चले जाते कि खेती करेंगे हम, तो उसमें भी इतनी जगह थोड़ा होती है कि वो सबको ही समेट लेगा। तो कहने का मतलब ये है हमारी इंडिया में इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है बट फुलर या नो एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। फर्स्ट रीजन बेस्ड क्वेश्चन समझ आ गया। चलो लेट्स सी अवर सेकंड वन। सेकंड वन इज 1 minute. Yeah. Poverty has reduced, but the gulf between the rich and poor has widened. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे डिबेट हो सकते हैं अगर कोई डिबेट का क्वेश्चन हो, टॉपिक हो ये। तो पॉवर्टी जरूर कम हुई है, ये अब ऑफ कोर्स हमारे 5 ईयर प्लान का चैप्टर है तो 5 ईयर प्लान से ही रिलेटेड होगा। तो हमारी कंट्री में पॉवर्टी जो है वो पहले समय से लेकर अब तक रिड्यूस जरूर हुई है, लेकिन हमारी लेकिन जो गैप है, गल्फ यानी गैप मींस जो गैप है रिचर और पुअर का वो वाइडन यानी बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। आई हैव एवर टाइम टोल्ड यू, मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमारी कंट्री में जो रिचर आर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअरर। जो करीब है वो और करीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो बहुत और अमीर होता जा रहा है। गिव मी वन लाइन रीजन ऑफ दिस, व्हाई, ओनली वन लाइन। Very good. Shabash. Unequitable distribution of income is the basic reason behind this. और उसका कारण ये, तुम अपना सारा पैसा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दे दोगे या सारा पैसा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ले लेगी तो सारा तुम्हारे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास वो पैसा नहीं रहा। आई एम नॉट ब्लेमिंग इट कि हमारा पैसा गवर्नमेंट ने रख लिया। जो हम टैक्स रेवेन्यू पे करके या हम अपने सर्विसेज के थ्रू जो हम अपना पैसा देते हैं, गवर्नमेंट ने अपने पास ना रख के किसे दिया, गवर्नमेंट सर्वेंट को। और जो प्राइवेट है या जो और किसी वर्क में अपने बिजनेस वगैरह में, उनके पास पैसा ही नहीं बचा। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन इंडिया डू नॉट हैव द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। या तो ऐसा करे, सपोज करो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 पर मंथ है और प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 पर मंथ है। तुम इन दोनों का टोटल करके एवरेज निकाल दो। अगर तुम्हें उसे भी 50 देना है, मतलब 50 जितने देना है और प्राइवेट के 10 है, तो इन दोनों को प्लस कर लो, 50 + 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसा कर लो कि 30,000 दे दो। 30,000 गवर्नमेंट वाले को दोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद से -20 होएंगे। और अगर तुम 20,000 प्राइवेट वाले को दोगे उसे बहुत फर्क पड़ जाएगा, उसके पास +20 हो जाएंगे। जैसे हम अपने लोअर लिमिट, आपको इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज आती होगी, लास्ट ईयर आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। तो उसमें हम जो हमारी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास फ्रीक्वेंसी होती थी तो उसमें हम -0.5 + 0.5 कर लेते थे ना।
लोअर लिमिट और अपर लिमिट में याद है? तो यही वही बात है, अगर तुम उसमें से -20 कर लो तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय में से और +20 कर दो तुम प्राइवेट में से, तो 30-30 हो जाएगा, तो सब कुछ इक्वल हो जाएगा और किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी। यही बात होती है, इसी कारणवश जो हमारी इंडिया में जो गल्फ है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, गैप जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है बिटवीन रिचर एंड पुअरर पीपल। एक बार इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज ट्रू दैट पॉवर्टी हैज रिड्यूस्ड, बट पहली लाइन तो ये अपना ही लिखता है क्वेश्चन। Second, reduction in poverty is explained preliminary in the terms of the fall in percentage of population below poverty line। देखो, एक चीज ये अच्छी है कि पॉवर्टी का कंप्लीट होना या पॉवर्टी का रिड्यूस होना कैसे मेजर किया जाता है। पॉवर्टी का रिड्यूस होना हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी बीपीएल लाइन है, बीपीएल लाइन यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पीपल है वो पास्ट सेंचुरी से अब तक रिड्यूस हुआ है। पहले जमाने में अधिकतर लोग हमारे बीपीएल लाइन को बिलोंग करते थे, बट आज के जमाने में काफी हद तक लोग अपग्रेडेड हुए हैं, इम्प्रूव हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो बीपीएल लाइन को बिलोंग करते थे वो अब अपग्रेडेड हो गए, इम्प्रूव हो गए। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ आई? तो ये अच्छी लाइन है, आप इसे लिख लेना कि अगर ये आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया दैट हाउ कैन यू मेजर दैट पॉवर्टी इज रिड्यूस्ड इन इंडिया, तो आप लिख सकते हो वी कैन मेजर दैट पॉवर्टी इज रिमूव्ड इन इंडिया बाय a fact that the percentage of the population living below poverty line has been reduced। उसके आगे आता है on the other hand the widening gulf between the richer and poorer is explained in the terms of distribution of income and wealth। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ की वजह से अनइक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है जिसके कारण रिचरर रिचरर बनते जा रहे हैं, पुअरर पुअरर बनते जा रहे हैं। The bulk of the industrial wealth is being controlled by a handful of big industrialists like Tata, Dhirubhai Ambani, Andani। Likewise, the bulk of farming land in rural areas is owned by small segment of big farmers। देखो, इसलिए हमारे में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रीज का पूरा डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर दो ही चीजें होती है एक कंट्री में मनी अर्न करने का, राइट? इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर। अब सारी इंडस्ट्रीज किस किसने अपने अंडर में रख रखी है? टाटा बिरला ने और एक धीरूभाई अंबानी। ये इन अंबानी या उनके बेटे मान लो, तो पूरी इंडस्ट्री अंबानी और टाटा ने संभाल रखी है, और एग्रीकल्चर पूरे जो बिग फार्मर्स है जिन्हें हम जमींदार भी कह सकते हैं उन्होंने संभाल रखी है। तो यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स का अब एक सवाल उठता है कि हम यहाँ पे अपने स्मॉल फार्मर्स क्या करें, और इसी के साथ साथ ये जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका क्या होगा। इसी वजह से टाटा और अंबानी अमीर के अमीर होते गए और बिग फार्मर्स जो है वो, हाँ जी अदानी भी, राइट, ये सारे लोग अमीर होते गए और वो गरीब होते गए, यही सबसे बड़ा रीजन है। ये सेकंड क्वेश्चन समझ आया? चलो थर्ड देखते हैं हमारा। डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट राइज इन, ये सारी अपनी तारीफ ही कर रहे हैं 5 ईयर प्लान वाले, हमने मान लिया बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है फिर भी अपनी तारीफें ही करी जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट राइज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग 5 years प्लान, द जीडीपी ग्रोथ हैज कंटिन्यूड टू बी रादर स्लो। भले पब्लिक इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हुआ है, जो लोग पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, फिर भी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, और वो फिर भी हमारी स्लो ही है। वाई? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जीडीपी ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा? चलो मैं बताती हूँ आपको। जीडीपी ग्रोथ हैज रिमेन स्लो, ये तो वही है। द प्राइमरी रीजन इज दैट बल्क ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज गॉन इनटू सच एरिया ऑफ प्रोडक्शन वेयर कैपिटल आउटपुट इज वेरी हाई, सो द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट हैज बीन रिमेन लो। देखो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट? गवर्नमेंट मनी
पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेसिकली कि जो हमारे पर्सन्स होते हैं, पब्लिक होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, प्रजा होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं पब्लिक यानी गवर्नमेंट के पास। वो पैसा अपना गवर्नमेंट के पास रखते हैं, उन्हें हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो बड़ा है, ये बात फैक्ट है, लेकिन ज्यादातर जो हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारे ऐसे एरिया ऑफ प्रोडक्शन या ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करने में लग जाता है जो कैपिटल आउटपुट उनका बहुत हाई होता है, या बोले तो जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक सीआईटी के बेस पे होता है, एलआईटी के बेस पे नहीं होता। सीआईटी के बेस पे आप मुझे बताओ कौन कौन सी चीजें होती है? हाँ, कौन सी ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है? एक आधा एग्जांपल बता दो। अच्छा, ज्यादा किस में होती है? होती तो वैसे सभी में, लेकिन बहुत ज्यादा किस में होती है? नहीं बच्चा, देखो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब होता है वो टेक्निक जिसमें हमारा पैसा ज्यादा लगे। पैसा किस पे लगेगा? मशीनरीज वगैरह पे लगेगा। और पैसा मतलब मशीनरीज मतलब सॉरी टेक्नोलॉजीज पे लगेगा। कोई ऐसे प्रोडक्ट जिनको बनाने के लिए ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होगी तो पैसा भी ज्यादा लगेगा। और जैसे अगर हाँ, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, या मोबाइल हैंडसेट्स, या अपना माइक्रोवेव, कार्स, वेरी गुड, कार्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। कैपिटल गुड्स में तो वो गुड्स आ जाते हैं ना जो हमारे कंज्यूमर गुड्स नहीं होते। कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं बट जिसमें न्यू इनोवेशन चाहिए होती है। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ऐसा कुछ होता नहीं है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हमारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, जैसे हमारे जो लेबर्स को अपलिफ्ट करने पे लगती है, मतलब जो काम मैनुअली हो सकता है, हाथ से हो सकता है, जैसे सारे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के हो गए, या हमारे और भी कोई सेक्टर जिसमें हैंड से काम हो सके। वैसे आजकल ऐसा कोई सेक्टर तो बचा नहीं है जिसमें मैनुअली काम हो, बट वो ये कंपैरिजन करते कि ज्यादा मैनुअल काम हो या ज्यादा कैपिटल बेस्ड काम हो। तो हमारा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादातर कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में लग जाता है, जिसी की वजह से हमारा जो पर यूनिट आउटपुट होता है वो रिड्यूस रहता है, पर यूनिट आउटपुट रिमूव होता है, कम होता है। इसी की वजह से जीडीपी कम होती है। अगर आपसे कोई पूछे इसका रीजन क्या है, तो सिंपल रीजन बिहाइंड दिस इज दैट the bulk investment या the bulk public investment of our country is spent on the production of producing the goods which are there for capital intensive technique. Clear? चलो लास्ट वन पढ़ लेते हैं हम हमारा, देखते हैं आप कौन सी तारीफ करते हैं अपनी। आपकी तारीफ है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट जीडीपी हैज ग्रोन कंसिस्टेंटली ड्यूरिंग 5 years प्लान द चैलेंजेस ऑफ इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट नेवर सबसीडेड। अब कह रहे, पहले कह रहे जीडीपी कम हुआ, अब कह रहे कि जीडीपी चलो वो भी बढ़ा है, थोड़ा बहुत जीडीपी इंक्रीज हुआ है। फिर भी जीडीपी के इंक्रीज होने के बावजूद जो चैलेंज है हमारा वो अभी भी है। और कौन सा चैलेंज? चैलेंज हमारा ये है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी कंटिन्यू होता है। मैंने आपको इन्फ्लेशन का मतलब बताया था या नहीं बताया था? क्या होता है बच्चा, कुछ बताओ। हाँ जी, वेरी गुड। महंगाई हमारा हमेशा से फिर भी एक प्रॉब्लम रही है। ये चीज आप अभी करंटली देखो, मतलब आपने अपने मम्मी पापा से सुना होगा, मैंने भी सुना है कि पहले जो मिल्क के रेट थे वो 5 रुपीज या 10 रुपीज पर केजी हुआ, पर लीटर हुआ करता था। आजकल मिल्क का पैकेट वाले कह रही हूँ मैं, अमूल वगैरह, मदर डेयरी वगैरह का, ऑलमोस्ट 57 या 58 रुपीज पर लीटर हो गया। रिफाइंड सरसों का तेल और ये सारे जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोल, पेट्रोल का तो पूछो ही मत, वो इतने 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 कंसिस्टेंटली महंगे हो गए जिसे कोई हद नहीं। तो अगर आपको इन्फ्लेशन का करेक्ट एग्जांपल लेना है तो आप आजकल की सिचुएशन ले लो, दैट आजकल की सिचुएशन में इन्फ्लेशन कितना वर्स्ट है, कितनी बेकार है। अब ये इसका रीजन देखते हैं। हाँ, ये हमेशा से एक बात है कि 5 years प्लान के बाद पहले इनकी तारीफ करो, इकट्ठा बुराई नहीं करनी, पहले तारीफ करो। ये बात फैक्ट है कि जीडीपी हमारा इंक्रीज हुआ है, हाँ, लेकिन इन्फ्लेशन है थोड़ा बहुत। अब इसका रीजन देखते हैं। दिस क्योंकि तारीफ के बिना ये मानेंगे तो स्टार्टिंग में जरूर तारीफ
तारीफ करनी चाहिए। This is primarily because of population explosion. Since 1951 rate of population growth, सब में population ही है, has been alarming. This has led as an exponential rise in the demand for the farm products despite a significant rise in farm supplies. To this mismatch between demand and supply has never ceased to exist. Accordingly, the never-ending problem of inflation. रीजन क्या है? 1951 में क्या हुआ था ईशा? ऐसा क्या हुआ था 1951 में? क्या हुआ था? हाँ जी, जैसे हमारा वो एलपीजी पॉलिसीज में हमेशा 1991 गाया जाता है ना, ऐसे इसमें हमेशा 1951 गाया जाता है। तो 1951 के बाद 5 ईयर प्लान्स तो बने थे, लेकिन 1951 के बाद ऑफ कोर्स पॉपुलेशन एक्सप्लोइशन बहुत इंक्रीज हो गया और पॉपुलेशन बहुत हाई अमाउंट पे इंक्रीज होने लगी। अब जितने ज्यादा लोग हो गए उन्हें खाने के लिए उतने ज्यादा सामान चाहिए, तो इसी वजह से ड्यू टू हाई पॉपुलेशन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्टिंग राइजिंग। डिमांड ज्यादा हो गई गुड्स की और सप्लाई इतनी हो नहीं पाई। डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस। अब देखो किसी चीज की डिमांड होगी, सपोज करो मैं आपको एक सिलेंडर का एग्जांपल लेके बताती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे समय आता है सिलेंडर की मारामारी हो जाती है, जब फिर ब्लैक में सिलेंडर मिलने लगते हैं। तो आप ये बताओ जब ब्लैक में सिलेंडर मिलते हैं तो शायद 700 या 800 का है इस वक्त करंटली, तो वो ब्लैक में लोग उन्हें 1500 2000 तक के भी खरीद लेते हैं। क्यों? गुड्स नहीं है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो अल्टीमेटली लोग किसी चीज को कितने भी रेट पे बेचेंगे। अब कितने भी रेट पे बेचेंगे, जो लोग उन्हें परचेज कर सकते हैं, जो लोग कैपेबल है वो तो परचेज कर लेंगे, अब जो लोग परचेज नहीं कर सकते उनका क्या? तो इसी रीजन की वजह से महंगाई बढ़ती है और ये तो एक वन ऑफ द रीजन है पॉपुलेशन का और डिमांड और सप्लाई का। और जैसे कोई भी अगर कह सकते हैं हम पेंडेमिक आ जाए या कोई भी हम कह सकते हैं महामारी आ जाए या कोई भी विपत्ति आ जाए, तो गवर्नमेंट का जो पैसा लगता है, जैसे अब इंजेक्शन वगैरह पे वैक्सीन वगैरह पे पैसा लग रहा है या और भी जो पेंडेमिक सफरर्स लोगों पे हॉस्पिटल्स वगैरह पे पैसा लग रहा है, कहाँ से आएगा वो पैसा आप बताओ? पब्लिक से, हम लोगों से ही आएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो वो क्या होगा, वो पैसे ही हमारे से ही चार्ज किए जाएंगे और जितने फंड्स होंगे वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ये हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसने हमेशा हमारा इंक्रीमेंट पे तो हेल्प किया है, लेकिन इन्फ्लेशन हमेशा इंक्रीज ही रहा है। समझ गए? आपको ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन सारे समझ आ गए? इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर और कहीं तो मैं कहूँ या ना कहूँ लेकिन इकोनॉमिक्स में तो जरूर आते हैं। बाकी आपने अपने 11th का पेपर देखा होगा, कितना टफ था आपका? छाया मैम का ही सेट था ना 11th का? बहुत ज़्यादा टफ था। मैंने बल्कि जो मेरे सारे स्टूडेंट्स थे उनका, नैना भी मेरे पास ही थी लास्ट ईयर तो, और ये श्रुति भी थी, ये भी जो सबके थे उनका सेट का मैंने ही करवाया था और इवन वो बच्चों के लायक बहुत टफ था 11th के लायक पेपर। तो मैं ये कह रही हूँ ना, अकाउंट्स और बिजनेस में तो आए या ना आए, लेकिन आपके इकोनॉमिक्स में जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं और अधिकतर ये हमारे स्क्रैनियो निकाला जाता है कि जो हमारे बोर्ड की एग्जामिनेशंस होती है, तो बोर्ड की एग्जामिनेशंस में हमारा जो कहते हैं ना एक सब्जेक्ट का पेपर डिफिकल्ट आता है, वो एक सब्जेक्ट 90% हमेशा इकोनॉमिक्स ही होता है जिसका पेपर डिफिकल्ट आता है। कभी भी अकाउंटेंसी का पेपर हमेशा लेंथी होता है बट डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक्स के पेपर हमेशा डिफिकल्ट होते हैं, बिजनेस का एवरेज एवरेज होता है। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा आप इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। और जो ये रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वैल्यू बेस्ड, एक मुझे एक दिन आपको एसिलेशन और रीजन समझाने हैं, वो भी सारे स्टार्टिंग से। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको थोड़ा कंसीडर करना है इकोनॉमिक्स में। अब तो ये जल्दी जल्दी आप मुझे बता दो, शॉर्ट्स तो आते होंगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगी, आप मुझे आंसर बता देना इंग्लिश में। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इंग्लिश में बताओ क्या होती है? वेरी गुड, राइट। सेकंड प्लान क्या होता है? व्हाट इज अ प्लान?
Very good. What to do and how to execute the plan, how to execute the policies, and what to adopt in order to achieve the maximum utilization, a fuller utilization of resources, and in order to develop the economic growth of our country. वन लाइन में बता देना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके। वेरी गुड। एक लाइन में सोशलिस्ट और एक में मिक्स्ड। वेरी गुड। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, या इकोनॉमिक ग्रोथ कब कहा जा सकता है? जीडीपी बच्चा, मेन जीडीपी, पर कैपिटा से भी बहुत ज्यादा जीडीपी, जब जीडीपी इंक्रीज होता है। देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? वेरी गुड। रिच एंड पुअर मत कॉल टुगेदर, ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द इनकम एंड रिसोर्सेज इक्वली। राइट। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? Very good. Adopting of new technologies and new innovations in your process of growth. Next, very good. Self sufficiency. Sorry, self reliance. वेरी गुड। अदर फॉर मनी। और अगर हम कंट्री की बात करें, मनी की तो कॉमन इंडिविजुअल की बात हो गई, तो कंट्री की बात करें तो सेल्फ रिलायंस इज अ प्रोसेस ऑफ बीइंग नॉट नॉन डिपेंडेंट ऑन एनीवन या ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, इंडिविजुअल एक पर्सन दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट होगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होगी। तो इसमें आ जाता है कि आप अपने अपने अंदर इतने आत्मनिर्भर बनो और बाहर वाली कंट्री पे इतने निर्भर मत बनो। राइट। एक चीज और देख लो बच्चा, सेल्फ रिलायंस मतलब होता है बेसिकली पैसों से या मनी से, क्यों मनी के रूप में किसी कंट्री पे डिपेंडेंट मत लो। और सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप अब किसी भी गुड्स के लिए अपनी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट मत हो। इतना बेसिक सा डिफरेंस याद करना। सेल्फ रिलायंस मतलब पैसों के लिए, फंड के लिए किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना, और सेल्फ सफिशिएंसी मतलब गुड्स के लिए किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट, गुड्स या रॉ मटेरियल्स ना होना। समझ गए? तो आज का आपको बताओ, इस टॉपिक में कुछ डाउट हो तो एक बार स्क्रॉलिंग कर लो। क्लियर है बाबू? ओके। अब आप मुझे ये एक देख के बता देना कि इस चैप्टर में और कुछ, चलो मैं ही देख लूंगी एक्सरसाइज से रिलेटेड, अगर कुछ रहता होगा तो मैं वो आगे करवा दूंगी, वरना चैप्टर तो ओवर है। आपको क्लियर हो गया ना वैसे 5 ईयर प्लान? वैसे तो चारों चैप्टर है, एक बार ना आपके पास कल संडे है तो आपके पास टाइम है, तो ये वो जो चारों चैप्टर है एक बार आप एक बार ना कह सकते हैं बर्ड्स आई व्यू जिसे हम कहते हैं, एक बार आप नजर मार लेना कि अगर आपको कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट, कुछ चीज जो ऐसी हो या मैंने छुड़वा दी हो, वैसे मैं ऐसा करती नहीं, बट अगर गलती से रह गई हो या आपको ना आती हो या आपको समझ ना आती हो, तो एक दिन हम उसे इन सारे डाउट्स को बैठ के क्लियर आउट कर लेंगे। आप एक चीज और, एक तो यही बात है, और आप अपना ये अपना कल का आपके पास टाइम है, कल कल में नहीं क्लियर आउट कर लेना अपने डाउट्स को, फिर एक दिन हमारे क्या होगा, हम ये कर लेंगे। और एक ना इसके बैक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ये तो कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के जो सॉल्व वाले होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके अनसॉल्व होते हैं, फॉर प्रैक्टिस होता है। एक बार आप ना उन क्वेश्चंस को, मतलब चलो रीड कर लेना, करने की तो नीड नहीं है, अधिकतर मैं साथ के साथ ही करवा देती हूँ। और इन क्वेश्चंस को भी अपनी नोटबुक में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस समझ तो आ गया ना वैसे। लिखा सिर्फ वो चीज करो जो मैं नोट्स बनाती हूँ, जो मेरी हैंड रिटन चीज होती है बस आप उन्हें लिखा
लिखा करो, बाकी जो बुक की होती है या कभी कभी जो मैं आपको वो कह देती हूँ एमसीक्यूज वगैरह वाला, आपने वो एमसीक्यूज किए नहीं ना? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं दूंगी तो उन्हें कर लेना, बस लिखा वही करो जो मैं लिखती हूँ, मेरे हैंड रिटन चीजें लिखा करो, और साथ के साथ जो मैं कभी कभी वन वर्ड वगैरह दे देती हूँ एमसीक्यू वगैरह वाली वो लिखा करो, बाकी और चीजें जो नेसेसरी नहीं है वो यहीं पे समझ लो, इतना टाइम वेस्ट मत करा करो लिखने में। So that's all for today in our economics class.